नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। कहते हैं कि अगर रोज रोज शेयर को ट्रैक नहीं कर सकते तो अच्छा है कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए जाएं। लेकिन म्यूचुअल फंड भी कोई एक हो तब ना, यहाँ तो फंड्स की एक लंबी लाइन लगी है और असली मुश्किल यहीं पर फंसती है, जब हमें ये समझ में नहीं आता कि अपनी सीमित बचत को कहाँ लगाएं कि रिटर्न सबसे ज्यादा हो और रिस्क थोड़ा कम। लेकिन सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हर सवाल का जवाब देता है योर मनी में। आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे खास मेहमान रूंगटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से आदर्श हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आदर्श नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये कि मैंने अपनी पोर्टफोलियो में आपको मतलब मैसेज की थी जी। मैं चाहता था कि एक बार आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लीजिए कि उसमें मतलब मेरी सोसाइटी कौन कौन सी सही है और कौन सी नहीं सही है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था मैम कि अगर मैं 2000 रुपीज पर मंथ अगर पीजीए में इन्वेस्ट करता हूँ तो 15 ईयर्स बाद मतलब मुझे कितने पैसे उसमें मतलब नियर अबाउट मिल सकते हैं? एक बात बताइए आदर्श, आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई के एमएसएफयू कॉन्ट्रा फंड में आपने 2 एसआईपी की है, अलग अलग 2000 की और 1000 की, ऐसा क्यों? ये मैंने मतलब वो एक स्टार्टिंग में ली थी, मतलब 2008 में ली थी 2000 की और एक ली थी 1000 की 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद। अच्छा, ऑलराइट। हर्ष, कैसा लग रहा है आपको आदर्श का पोर्टफोलियो? साथ इंश्योरेंस भी है इनके पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो फंड्स का सिलेक्शन कैसा है, पहले इस पे हम बात कर लें। वेल आदर्श, बाय एंड लार्ज जो आपका पोर्टफोलियो है ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में एक अच्छी चीज है कि आपने सिर्फ 5 फंड रखे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा का जो फंड है, इसका जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट थीम है वो ये है कि वो एक नॉर्मली आउट ऑफ फ्लेवर जो स्टॉक्स होते हैं करंटली, जो अभी जो फ्लेवर में नहीं है, जो सीजन में नहीं है, वो स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनमें ये रहता है कि उनका फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इनमें लॉन्ग टर्म गेन्स या ग्रोथ होने का चांसेस हैं। ये फंड अपने जो कंपैरिजन में अपने पीयर्स के साथ इट हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये फंड में एसआईपी बंद कर दीजिए और आपका एचडीएफसी टॉप 200 में ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये 3000 रुपया यहां बंद करके अगर आप उसे एचडीएफसी टॉप 200 में डालते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जो आपकी दूसरे चीजें जो आपकी पोर्टफोलियो में है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, ये ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं जिसमें रिटर्न्स काफी कम होते हैं। हालांकि नथिंग टू वरी, आप इसे एक डेट पोर्टफोलियो ट्रीट करिए और इसमें बने रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने गोल्स के बारे में पूछा है कि आपको 15 साल बाद बच्चों की एजुकेशन और 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए आपको एक कॉर्पस बनाना है, आपका ये गोल है। देखिए आदर्श, ये बहुत जरूरी है कि आप एक गोल को क्वांटिफाई करिए। आपको 15 साल बाद अगर एजुकेशन के लिए फंड्स चाहिए तो आपको पहले ये एस्टिमेट करना चाहिए कि आपको कितनी फंड की जरूरत पड़ेगी 15 साल बाद। ये एक्सरसाइज आप आज करंट वैल्यू ले लीजिए एजुकेशन कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का और उसे आप इन्फ्लेट कर लीजिए फॉर 15 इयर्स एंड सेम आप रिटायरमेंट के लिए अपना एक कॉर्पस एक टारगेट बनाइए। फिर उसके बाद ही एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करिए कि आपको अगर यही कॉर्पस आपको 15 साल या 20 साल में या 25 साल में अक्यूमुलेट करना है तो आपको हर महीने या हर साल कितना इन्वेस्ट करना है। ये एक सही तरीका है अगर आप अपने टारगेट और गोल्स को मीट करना चाहते हैं। इसके लिए अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूछ लेते हैं एक बार आदर्श से। आदर्श बताइए, आपने कुछ रकम सोची है बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की आपको जरूरत पड़ेगी? मैं मतलब मुझे 15 ईयर्स बाद बच्ची की पढ़ाई के लिए मैं 30,000 रुपीज निकाल सकता हूँ इस समय। अच्छा, मतलब बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने कहा कि 15 साल के बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको एक रकम की जरूरत पड़ेगी, वो रकम कितनी हो सकती है? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 2 लाख? 15 लाख के आसपास। और रिटायरमेंट के लिए? नियर अबाउट 60 to 70 लाख। ओके, और अभी आप और कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है आपकी? मैम अभी मतलब मैं मंथली करीब 8,000 रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं मतलब 2-3 महीने बाद मैं उसमें 1,500 रुपए और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 1,500 रुपए और बढ़ा सकते हैं निवेश के लिए? हाँ जी। ओके, हर्ष? वेल स्वाति, इनके लिए जितना मैं समझ पा रहा हूँ इनके लिए ये बेटर होगा कि ये टारगेट भी जो ले रहे हैं ये एक रैंडम फिगर है।
इट इज बेटर कि अगर आप टारगेट भी सेट कर रहे हैं आदर्श, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि टारगेट एक रियलिस्टिक हो। 50 to 60 लाख अगर आप 25 इयर्स के बाद रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ 50 to 60 लाख आफ्टर 25 इयर्स बहुत ही कम होने वाली है। तो आप जब तक अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल नहीं रहे हैं, तब तक आप ऐसा टारगेट बनाइए कि आपका इन्वेस्टमेंट, आपको जो अमाउंट करना है वो एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली स्कीम्स में डालिए, जिसमें जो इक्विटी एक एज एसेट क्लास है, क्योंकि आपका टारगेट 15 और 25 इयर्स लेटर है। और जो स्कीम्स आपने चूज कर रखी है उसी में आप बढ़ा दीजिए, जो आप एक्सेप्ट फॉर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ऑलराइट। तो आपका गो ऑन टिल देन, बट मैं आपसे फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए। इट विल मच मोर बेनिफिशियल टू यू। आप एक सही तरीके से एक रोड मैप बना के आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो बेटर होगा। तो आदर्श, अपना इन्वेस्टमेंट आप अपने फंड्स में कंटिन्यू कीजिए। एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड आपके पास है उसमें निवेश बंद कर सकते हैं, वहां से पैसे निकाल के आप एचडीएफसी टॉप 200 फंड में डालिए। अपने पॉलिसीज को कंटिन्यू कीजिएगा, इसको बंद मत कीजिए। और एक बार बैठ के अपनी आमदनी खर्चा सबका हिसाब लगाते हुए उसके बाद अपने गोल्स तय कीजिए, कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। लेकिन फिलहाल अपना जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको जारी रखें और उसको बढ़ाते भी रहिए जब जब आपकी सैलरी बढ़ती है। तो लेते हैं दूसरा सवाल। हमारे साथ इस वक्त हमारे पास एक ईमेल आया है, पुणे से हमारा सचिन वर्मा ने ईमेल किया है। सचिन की उम्र है 32 साल और इनके जो गोल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगले 1.5 से 2 साल में ये घर खरीदना चाहते हैं 50 लाख रुपए तक का। और दूसरा गोल है वेल्थ क्रिएशन। कोई अमाउंट या फिगर इसको नहीं दिया है इस गोल को। फिलहाल उनकी हालत, अगर फाइनेंशियल हालत को हम देखें तो 4 लाख उनके पास सेव किए हैं, जो सेविंग अकाउंट में रखे हैं। इसके अलावा इनके पास एक LIC की पॉलिसी, इसका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जहां 50,000 ये हर साल प्रीमियम देते हैं। और साथ ही NSE में ये हर साल 50,000 रुपए निवेश करते हैं। इसके अलावा इनका कोई निवेश नहीं है। जानना ये चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड ETF, अब जब प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से करें। ऑलराइट, तो सचिन का सवाल कुछ इस तरीके का था। हर्ष, सचिन चाहते हैं अगले 1.5 से 2 साल में 50 लाख का घर खरीदना। इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ शुरू नहीं किया है, तो इनकी जो पूरी प्लानिंग है वो थोड़ी सी हिली भी दिख रही है। बेसिकली अच्छा कमाते हैं लेकिन प्लानिंग कभी की नहीं है। तो शुरुआत कहां से करें, क्या करें अपने पैसों के साथ? ये देखिए, अभी जो इनके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद इन 1 to 2 years उनको एक हाउस खरीदने का जो इनका टारगेट है जी, और उन्होंने बजट बना रखा है 50 लाख का जी। जो इनकी सैलरी है, इस मुताबिक इनको अगर लोन मिल भी जाएगा बैंक से तो वो होगा करीबन 25 to 30 लाख का। Alright. तो जो शॉर्टफॉल सचिन आपके रिक्वायरमेंट का होगा वो होगा करीबन 20 लाख। तो आपको पहला टारगेट ये रखना है कि नेक्स्ट 1 to 2 years के बीच में आपका जो भी सरप्लस अमाउंट बचता है वो इसे इकट्ठा करिए, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका 4 लाख रुपीज सेविंग्स अकाउंट में है उसे आप बैंक की FD कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट पीरियड बहुत छोटा है। तो इसमें अगर हम इक्विटी या और कोई चीज में एक्सपोजर लेने की बात कहते हैं तो ठीक नहीं होगा उनके लिए। इसके अलावा जो हर महीने इनका सरप्लस बचता है वो एक रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर लीजिए, अगेन डेट बेस्ड कंप्लीटली। व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग इक्विटी, बिकॉज टाइम होराइजन बहुत छोटा है। जी, जी। और जब आपका ये होम हाउस का जो टारगेट पूरा हो जाएगा, जो आपका गोल फुलफिल हो जाएगा, आपके EMIs, आपके डाउन पेमेंट, सब फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद आप एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाइए और फिर एक रोड मैप बना के वहां से आगे बढ़े, तो इनके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। रॉबर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईटानगर से। रॉबर्ट नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग टू माय क्वेरी मैडम। जी सर। We are learning from your program all the time that remaining invested in equity is good for realizing the power of compounding. जी. But at the same time, we receive your recommendation to monitor our funds from time to time. So that means we should be switching out of non-performing fund, right? Right. So if we have to switch out from non-performing fund, then how will we realize the power of compounding? So जी. this choice can someone explain? All right.
ठीक है हर्ष, समझाइए इन्हें कि अगर ये हर 3 साल पे या 4 साल पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं और लगता है कि कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और किसी नए फंड में स्विच करते हैं, तो क्या इस पूरे स्विचिंग प्रोसेस में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है, क्या उसे ये मिस कर रहे हैं? No, not absolutely not, Robert जी. I will explain to you with an example. आप अगर इसे हम पहले दो भाग में कर रहे हैं. पहले है कि कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो क्या है, और दूसरा है स्कीम में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम कभी आपको स्विच करने कहते हैं या निकलने कहते हैं. पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं. आपने अगर सपोज 1 लाख रुपया निवेश किया है जिसमें आपको 8%, आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया है, आपको 8% उसमें रिटर्न मिल रहा है. आफ्टर 1 ईयर आपका 1 लाख विल बिकम 1,08,000 रुपीज. ये 1,08,000 रुपीज आप वही रहने देते हैं जो सेकेंड ईयर में अगेन आपको 8% रिटर्न देगा. बट नाउ जो 8% है वो आपको ओरिजिनल 1 लाख पे नहीं, बट आपको 1,08,000 पे आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि 8,000 हैज बीन अक्यूमुलेटेड ऑलरेडी. तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका होगा 8,640 रुपीज, करीबन 8% ऑन 1,08,000 रुपीज. तो जो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो हम अमाउंट पे बात कर रहे हैं. अभी आप आ जाइए अपनी स्कीम्स पे. आप एक ऑप्शन है कि आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है कि हम उसे एक इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका, तो हम एक एसेट क्लास, आपको दूसरा एसेट क्लास बताते हैं. अब एसेट क्लास में इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स हैं. सम आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सम आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. हमारा ऑब्जेक्टिव जब आपको एक नॉन परफॉर्मिंग स्कीम से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, तो इसका एक अंडरलाइंग अजम्पशन है कि आप वही पैसा एग्जैक्टली किसी दूसरी स्कीम में डालेंगे. अगर आप उसमें से विड्रॉ करके उसे खर्च कर देंगे तो ऑब्वियसली पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं होना है. अगर कोई स्कीम है जिसमें आपको 8% रिटर्न मिल रहा है, हम आपको एक दूसरी स्कीम अगर सजेस्ट करते हैं जिसमें आपको 10 या 12% रिटर्न मिलने वाला हो, तो आपको जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो 8% नहीं होके वो 10 to 12% हो गया. बट आपको इन्वेस्टमेंट वैसे ही रखना होगा, आप उसे निकाल के खर्च नहीं करिए. अगर आप खर्च कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो पैसों पे आपको कंपाउंडिंग नहीं होगा. तो इंस्पाइट हम आपको जब आप बोलते हैं कि आप स्विच कर लीजिए, इसका मीनिंग ये रहता है कि आपको एक अच्छी स्कीम में जिसमें कंपाउंडिंग फैक्टर थोड़ा ज्यादा बेटर हो. इसके अलावा रॉबर्ट ने हमें अपना पोर्टफोलियो भी ईमेल किया था. हर्ष, क्विकली इनके पोर्टफोलियो पर एक नजर डालें तो जरा बता दीजिए कि कौन कौन से फंड में बने रहना चाहिए और किससे निकलने की जरूरत है. वेल, 2 स्कीम्स हैं जिसे वो निकाल के वो स्विच कर ले. एक है डीएसपी माइक्रो कैप, जो आपका फंड है उसमें से आप एग्जिट कर लीजिए और वही पैसा आप आईसीआईसीआई प्रू डिस्कवरी फंड में निवेश करिए. तो एग्जिट करने का मीनिंग है कि आप निकाल के उसे तुरंत वापस इन्वेस्ट कर दीजिएगा. और दूसरा एचडीएफसी एमआईपी लॉन्ग टर्म जो फंड है उसमें से आप स्विच करके एचडीएफसी प्रूडेंस में कर लीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा हो जाएगा इसके. ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल. मुंबई से अल्पना ढोले हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर. अल्पना नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो, आई हैड ईमेल्ड यू माय क्वेरी. जी. तो आई थिंक आई हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग ईटीएफ. जी. Basically, I wanted to understand what that product is exactly, and how does it work, and when I put my money into ETF, what exactly happens to that, and how does that NAV is calculated? All right. तो अल्पना ये जानना चाहती हैं कि गोल्ड ईटीएफ कैसे काम करता है, इसमें जो पैसा हम डालते हैं वो पैसा एक्चुअली कहाँ निवेश किया जाता है, और गोल्ड ईटीएफ का जो एनएवी होता है वो क्या दर्शाता है, उसका क्या मायने हैं. ब्रेक के पहले हमने बात की थी अल्पना ढोले से जो गोल्ड ईटीएफ के बारे में जानना चाहती है. हर्ष, बताइए गोल्ड ईटीएफ कहाँ है, इसमें जो पैसा हम निवेश करते हैं वो पैसा एक्चुअली कहाँ निवेश होता है, और जो गोल्ड ईटीएफ का एनएवी है वो क्या दर्शाता है बेसिकली. अल्पना जी, पहली बात, गोल्ड ईटीएफ का फुल फॉर्म है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. अगर आप नॉर्मल तौर पे अगर कोई भी म्यूचुअल फंड से डील करते हैं तो उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जब आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं या उनके रजिस्ट्रार से इंटरैक्ट करते हैं. जब आप कोई भी ईटीएफ प्रोडक्ट लेते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसे आपको एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे आके आपको उस पर ट्रेड करना होता है. आपको जो भी डीलिंग, बाइंग या सेलिंग करनी होती है वो एक्सचेंज पे करनी होती है. क्योंकि ये गोल्ड ईटीएफ है, इसका अंडरलाइंग जो एसेट है वो है गोल्ड. अगर ये निफ्टी ईटीएफ होता, निफ्टी 20 होता, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता, तो उसका अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी. तो बाय द नेम ऑफ इट, इट इज गोल्ड ईटीएफ. जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट होता है. आप ये पैसे म्यूचुअल फंड को देते हैं, म्यूचुअल फंड अपनी वेयरहाउसिंग फैसिलिटी में एक्चुअली जितने भी यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है उतने ग्राम ऑफ गोल्ड उनके वेयरहाउसिंग फैसिलिटी में रहते हैं. तो आप अगर 1 यूनिट खरीद रहे हैं
तो आपको इनइफेक्टिवली वो एक 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है जो आपके इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जो एनएवी की जो बात है ये डायरेक्टली गोल्ड की प्राइसेस से रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क हमेशा रहने वाला है। उसमें ट्रैकिंग एरर होगा, एक्सपेंस रेशियोज होते हैं, तो उसकी वजह से एनएवीज जो है वो एक्चुअल फिजिकल गोल्ड की प्राइसेस से नॉर्मली थोड़े कम रहते हैं। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं आप ये ध्यान रखिए कि आपने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा है एट 2600 700, जो आज का रेट था 2712 रफली अबाउट, तो ये आपके गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अंशुल गुप्ता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अंशुल नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैं 2000 रुपीज 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे अपने पोर्टफोलियो के बारे में पूछना था कि मैं जो फंड्स में इन्वेस्ट करूँ ठीक फंड्स है या मुझे स्विच करना चाहिए अपने फंड? आपके पोर्टफोलियो में कुल कितने फंड्स हैं अंशुल? 5 फंड्स हैं। आपने जो हमें मेल किया है अंशुल, उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में मुझे 7 फंड दिख रहे हैं फिलहाल। हाँ जी 7 फंड है, आप उसमें करीब 12,000 के आसपास निवेश कर रहे हैं, राइट? हाँ जी ऑलराइट, इसके अलावा आपका निवेश पीपीएफ में भी है हर साल 70,000 रुपए का। हाँ जी। टाइम होराइजन 15 साल, राइट? हाँ जी। ओके, कैसा पोर्टफोलियो है अंशुल का? 7 फंड है, 12,000 रुपए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ज्यादा फंड है और थोड़े कम करने की जरूरत है यहाँ पर हर्ष? यस, नॉर्मली अंशुल हम सभी को यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक 5 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए, और ये जो 5 फंड्स आप इन्वेस्ट करते हैं, ईच फंड में करीबन 20 to 30 कंपनीज तो मिनिमम रहती हैं। तो आप इनइफेक्टिवली आपके पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है इक्विटी शेयर्स का। आपके पोर्टफोलियो के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, उनमें से आप जो रिटेन कर सकते हैं, जो फंड में आप निवेश करते रहिए, वो फंड्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं। डीएसपी ब्लैकरॉक टॉप 100, एचडीएफसी टॉप 200, एचडीएफसी ग्रोथ एंड रिलायंस ग्रोथ फंड। ये 4 फंड जो है, इसमें आप एग्जिस्टिंग जो आपके फंड्स हैं उसमें निवेश करते रहिए। इसके अलावा एक फंड आप जोड़िए, बाकी के 3 आप बंद कर दीजिए। इसके अलावा एक फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, तो टोटल आपके पास 5 फंड हो जाएंगे। और जो आपका हर महीने का 12,000 रुपया है उसे आप डिवाइड कर लीजिए ये 5 फंड्स में, तो आपके लिए एक लार्ज कैप, मिड कैप, आपके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा। जो बाकी आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है, इसे कंटिन्यू रखिए, जितना मैक्सिमम लिमिट है उसे पूरा करते रहिए। ऑलराइट, तो अंशुल आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 फंड रखिए, और जो 5 फंड के नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, एक फंड आपको इसमें ऐड करने के लिए बोला है, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान, आप इसको ऐड कीजिए। 4 फंड आपके पोर्टफोलियो में से है, उसे कंटिन्यू कीजिए, और पीपीएफ में अपना निवेश जारी रखिए, उसे बंद मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।